जैसा आप जानते हैं, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो खुलकर रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी का कहना है कि माय ब्रदर इन लॉ एंड हिज फैमिली हैव बीन हाउंडेड फॉर द लास्ट 10 years। जैसा कि आपको पता है, जो चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया, और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ है। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, उसने मात्र 50 लाख रुपए देकर उससे ऊपर की संपत्ति को हड़पने का काम किया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख है, वो 58 करोड़ की डील करते हैं। दूसरी तरफ यही काम करने का आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 50 लाख के एवज में 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी एजेएल की। तो ये 1-2 का 4-4-2 का 1 में पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। यह भी दुख की बात है, आप सबने देखा है किस तरह से परसों जो है राहुल गांधी जब असम में थे तो उन्होंने एक प्रकार से धमकी दी थी हिमंता बिस्वा शर्मा जी को कि आप गिरफ्तार होंगे, जल्दी गिरफ्तार होने वाले हैं। ये कांग्रेस की जो इमरजेंसी की मानसिकता है वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। 1975 में जिस प्रकार से वो लोगों को अंदर करते थे, आज भी वही कल्पना कर रहे हैं, आज भी वही सपने देख रहे हैं कि लोगों को अंदर करेंगे। लेकिन जिनके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में वो ये बयान दे रहे थे, हिमंता बिस्वा शर्मा एक इलेक्टेड सीएम है, निर्वाचित सीएम है, जिनके ऊपर दूर दूर तक कोई आरोप नहीं है। कम से कम राहुल गांधी ने तो कोई आरोप नहीं कहे, तो ऐसे ही किसी को उठा के जेल में डाल देंगे। तो जिस प्रकार का उनका ट्वीट रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में आया है और जिस प्रकार का बयान उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा जी के विरुद्ध दिया है, एक बार फिर ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको न्यायिक प्रक्रिया से, जांच की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। आज भी वो इमरजेंसी की मानसिकता में यकीन करती है और वही धांधली करना चाहती है देश में जो आज से 50 साल पहले कर रही थी। तो ये तो भाइयों, ये मित्रों, राहुल गांधी के विषय में हो गया जो उन्होंने आज ट्वीट डाला था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इससे आगे जाकर कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी आपको बताना था, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जिन्हें विशेष कामयाबी मिली है और जो गरीबों के जीवन को सार्थक बनाने में बहुत उपयोगी काम कर रहे हैं। पिछले शनिवार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्लीज थोड़ा मोबाइल मत यूज कीजिए, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं यहां पे। पिछले शनिवार प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और एडिशन, रोजगार मेला का एक और एडिशन जो है प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, जिसमें लगभग 51,000 लोगों को नौकरियां दी गई थी। अक्टूबर 22, 2022 को ये स्कीम लागू हुई थी। रोजगार योजनाओं का जो इनिशिएटिव है वो उस पहले संस्करण से शुरू हुआ था। आज कुल मिलाकर 16 एडिशंस में 10 लाख लोगों को नौकरियां इससे मिली हैं। तो अगर आप औसत देखें, प्रति रोजगार मेला में लगभग 62,500 लोगों को नौकरियां मिली हैं।
पिछले शनिवार जुलाई 12 को जो संस्करण हुआ था रोजगार मेला में, उसमें 47 अलग अलग लोकेशन पर पूरे देश में यह आयोजित किया गया था, जिसमें 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए थे। देखिए, सबसे विचित्र और सबसे अच्छी बात इन रोजगार मेलाओं की यह है कि जो पुरानी धारणाएं थी, जब लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के एग्जाम देते थे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे और उसके बाद महीनों प्रतीक्षा करते थे, वो पूरी धारणा, वो पूरी जो पुरानी संकल्पना है जॉब प्राप्त करने की, नौकरी प्राप्त करने की, रोजगार मेला ने बदल दी है। यहां जो आपके आवेदन जो है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के पास मौजूद हैं और जो सरकार के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इन दोनों को मिलाकर आपको ढूंढ ढूंढ कर जो है नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो पूरा जो जॉब क्रिएशन का अप्रोच है, उससे ये पूरा उस जो जॉब क्रिएशन का अप्रोच बदल जाता है पूरे देश में। एक जॉब क्रिएशन जिसमें लोग तपस्या करते थे जॉब पाने के लिए, अब सरकार जो है मिशन मोड में आकर जॉब प्रदान कर रही है। और इससे विशेष तौर पर सामाजिक एक हर्ष, एक सामाजिक उत्तेजना आई है। तुरंत जिन लोगों को नौकरियां प्राप्त हो रही हैं रोजगार मेले के जरिए, तुरंत उनकी स्किल डेवलपमेंट की दिशा में उस पर काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको फिगर बताया, ये फिगर बयान करते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस योजना को कामयाबी मिली है। मात्र 20 महीने में कुछ 10 लाख जॉब जनरेट हुए हैं और हर महीने लगभग ये हो रहा है, और हर महीने में लगभग 50-60 हजार नई नौकरियां जनरेट हो रही हैं। एक और योजना जो सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को शुरू की थी, ये पंचायती राज दिवस के दिन शुरू की थी और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत, स्वामित्व योजना जो है डिजिटल इंडिया का एक बहुत अच्छा टूल बनकर उभरा है। स्वामित्व योजना के जरिए डिजिटल लैंड होल्डिंग कार्ड जो हैं, लगभग 3 लाख गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से 2 करोड़ लोगों को बांटे गए हैं। 2 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे गए हैं और कुल वैल्यू इन 2 करोड़ प्रॉपर्टीज का, जिसके कार्ड्स बनाए गए हैं, आज 100 ट्रिलियन से ऊपर है। इससे लाभ क्या हो रहा है, यह आपको समझना होगा। जहां बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को लेकर विवाद होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, अब जब आपके पास डिजिटाइज्ड कार्ड्स हैं तो इन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, इनका सोल्यूशन भी आसान हुआ है और जो कुल मिलाकर ये डिस्प्यूट्स के एग्जिस्टेंस में भी एक बहुत बड़ी कमी आई है। दूसरी तरफ, चूंकि ये डिजिटल कार्ड्स इतने बड़े स्तर पर 2 करोड़ लोगों के पास मौजूद हैं, लोन लेने की स्थिति में जो है कम जो केमिकल्स हो वो कम से कम हो और उत्पादकता सबसे ज्यादा हो। और इसके जरिए 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, जिसमें 5 दिन जो है वो ड्रोन पायलटिंग के लिए है और 10 दिन जो है वो एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए है। तो इसमें जो है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण की बात की है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि क्या टेक्नोलॉजी का लाभ सबसे पिछड़े कस्बों तक पहुंच रहा है। और उसका सबसे जीवंत उदाहरण ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें महिलाएं ही बड़े स्तर पर और सब महिलाएं ही पूरी तरह से लाभान्वित हो रही हैं। एक बार फिर जो फिगर हैं वो बहुत ही आशान्वित करने वाले फिगर हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहले 3 साल का टारगेट थी 3 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना, जिसमें 1.5 करोड़ जो है अब तक लाभान्वित हो चुकी हैं। इसी प्रकार के कई और स्कीम्स हैं जिसका विशेष लाभ हो रहा है और हमारी कोशिश यही होती है कि राजनीतिक गहमा गहमी के बीच
कुछ ऐसे स्कीम्स के विषय में भी आपको बताते रहें जिससे कि देश का भला हो रहा है, देश के लोगों का भला हो रहा है, जनता का भला हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है। तो मूल तौर पर ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहेगी। मेरा सवाल है, मैं शैलेंद्र मिश्र से, आपने शुरू में बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरह से राहुल वाड्रा का फेवर राहुल गांधी ने लिया है, तो या तो पूरी लैंड डील के बारे में जानते थे या तो उसमें शामिल थे, तो क्या आप कह रहे हैं कि मैंने सवाल पूछा है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का अगर आप सम्मान करते हैं, जब चार्जशीट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 1 लाख बैंक अकाउंट में थे और 1 लाख के होते आप 58 करोड़ का लैंड डील कर रहे थे, तो उसके बाद राहुल गांधी को क्या जरूरत थी कि वो रॉबर्ट वाड्रा के पक्ष में खड़े हो जाए? क्या जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हर विषय पर हमने देखा है कि या तो ये जांच एजेंसी पे प्रश्न उठाते हैं, या इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट पर ही संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आखिर क्या विवशता है इनकी कि हर संस्था पर ये प्रश्न उठाते हैं? मेरे ख्याल से इसका उत्तर राहुल गांधी को देना होगा कि अगर वो खुलकर खड़े हैं आज रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो उनको बताना होगा कारण क्या है। नहीं तो बार बार ये कहें ताकि लोगों को पता चले उनकी मानसिकता, ताकि लोगों को बार बार जो है पता चले उनकी नीयत। वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, चुनाव नहीं, कांग्रेस चाहती है, देखिए कांग्रेस का जो सत्ता का नशा है ना, वो जा नहीं रहा है। तो कांग्रेस चाहती है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले हम उनसे टाइमिंग पूछें, हम उनके ज्योतिष के पास जाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो ईसीआई कार्रवाई कर रही है वो एसआईआर बहुत पहले होना था। अगर विलंबित हो रही है तो जब जागो तब सवेरा, पूरे देश में होना चाहिए एसआईआर। तो हम टाइमिंग नहीं तय करते हैं। दूसरा, जो ईडी पर भी निरंतर संशय पैदा किया जाता है कि ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। नवंबर 2023 में 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब उसके कुछ एक हफ्ते बाद जो है कांग्रेस के एक एमपी होते थे साहू जी, झारखंड के, जिनके घर से 330 करोड़ निकले थे। तो अगर हम चाहते तो नवंबर में चुनाव के पहले करा सकते थे, उसके बाद क्यों कराए? देखिए, ईडी हो या ईसीआई, वो अपना काम करेगी। चुनाव हर 6 महीने में होते हैं। अभी बिहार का चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, उसके 4 महीने बाद 4 और राज्य के चुनाव है। तो ईसीआई जो है या ईडी अपना काम तो नहीं बंद कर देगी ना, जैसा कांग्रेस पार्टी चाहती है।